दोस्तों नमस्कार। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम का अंकर्स चैनल। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम होने वाला है और प्री के एग्जाम में करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो इसके लिए अभी तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स के टॉप 25 प्रश्नों की एक सीरीज पढ़ ली है। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दूसरी सीरीज लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स के टॉप 25 क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, केवल पीसीएस की बात नहीं है। अगर आप एएलटी एग्जाम, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम, जीडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कराने का पैटर्न है वो लगभग एक जैसा है। तो आप जो है सबके लिए यह करंट अफेयर्स है और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस करंट अफेयर्स के प्रश्नों को बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है। साथ ही हर ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है और ऑप्शन को इस तरह देने का प्रयास किया गया है कि अगर उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा बनाया जाता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो जो उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह छूटने न पाए। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है टॉप 25 करंट अफेयर्स की, तो वह जरूर देख लीजिए। आज हम दूसरा पार्ट लेकर उसका उपस्थित हैं, तो आज हम लोग दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसके पहले आप इन प्रश्नों की पीडीएफ भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। और एक चीज और है, प्रश्नों को साथ में पढ़ते पढ़ते आप आंसर देने की आदत डाल लीजिए। इससे क्या होगा कि इससे आपका खुद का मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने अभी तक बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए होंगे, चाहे घटना चक्र की आय दृष्टि हो, चाहे घटनासार हो, और बाकी ऑनलाइन बहुत से जगहों से आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया होगा। तो जैसे जैसे मैं प्रश्नों को पढ़ता चलूँ आप आंसर देते चलिए। अंत में सारे आंसर को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और अपना मूल्यांकन स्वयं कर लीजिएगा कि इस समय करंट अफेयर्स में आप कहाँ पे हैं। ठीक है, हाँ, अगर प्रश्न मान लीजिए कि यूपी पीसीएस की परीक्षा के लायक नहीं है, तो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा प्रश्न है जो यूपी पीसीएस परीक्षा के लायक नहीं है या इसमें पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यह जरूर बताइएगा, ताकि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम आगे उसका सुधार करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आप भी तैयार हो जाइए और जल्दी से, मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा कुछ सेकंड का प्रश्नों को पढ़ने के बाद, और उतनी देर में आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? आपको यह बताना है कि किस राज्य को भारत का पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए, बात कहाँ की जा रही है? डिजिटल साक्षर की बात की जा रही है, केवल साक्षर की बात नहीं है, डिजिटल साक्षर की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है केरल। केरल को हाल ही में भारत का पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, केरल सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था डिजी केरल। डिजी केरल, और इसी योजना के द्वारा जो है सबको साक्षर करने का प्रयास किया सरकार ने, और अंत में वह उसमें सफल भी रहा। ठीक है, सरकार सफल रही इसमें, और 2021 में यह योजना चलाई गई थी केरल की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है किसे? केरल को। अगला देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक यानी पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल की है? आपको बताना है कि भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली है, या आप इसे एक लाइन में कह सकते हैं, कितने गीगावाट सोलर एनर्जी के उत्पादन के लिए सोलर पैनल, ठीक है, किसके? सोलर पैनल के निर्माण की क्षमता हासिल कर ली है। आप ऐसे समझ लीजिए। तो ऑप्शन ए है 55 गीगावाट, ऑप्शन बी है 70 गीगावाट, ऑप्शन सी है 85 गीगावाट और ऑप्शन डी है 100 गीगावाट। तो बताइए कि भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल की है? ठीक है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। देखिए, इसका सही आंसर होगा 100 गीगावाट। ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं 100 गीगावाट। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली है, यानी सोलर पैनल के निर्माण की क्षमता हासिल कर ली है। इतना सोलर पैनल भारत बना लेगा जिससे 100 गीगावाट की बिजली उत्पादन किया जा सकता है सौर के द्वारा। ठीक है ना? अब देखिए, आपको लग रहा है ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान नहीं है, ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। एक योजना चलाई गई जिसे नाम दिया गया ALMM। क्या नाम दिया गया? ALMM। ALMM का फुल फॉर्म क्या है? अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, इस योजना के द्वारा भारत में सोलर पैनलों के निर्माण में थोड़ी सी तेजी आई। अब कैसे तेजी आई? आप जान सकते हैं कि वर्ष 2014 में जो भारत में सोलर पैनल के निर्माण की जो टोटल क्षमता थी वह 2.3 गीगावाट थी।
ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ी सी वृद्धि होती है और 2021 में यह 2021 तक आते आते भारत में जो सोलर पैनल निर्माण की जो क्षमता थी वह हो जाती है 8.2 गीगावाट। ठीक है। और 2021 से 2025 मात्र 4 वर्षों में यह बढ़ के कितना हो जाती है, 2025 में यह जो क्षमता है यह 100 गीगावाट के पार पहुंच जाती है। ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 100 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन के बराबर सोलर पैनल का निर्माण भारत कर सकता है। यह बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो क्या होता था कि हमें सोलर पैनल भी बाहर से ही मंगाना पड़ता था। ठीक है। तो यह याद रखेंगे। साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2030 तक सरकार ने एक टारगेट किया है, 2030 तक, और वह टारगेट है सरकार का कि 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी यानी गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता प्राप्त करने का टारगेट है भारत सरकार का। ठीक है। ग्रीन एनर्जी प्राप्त करने का टारगेट है भारत सरकार का। तो अगर ऐसे ही जैसे 100 गीगावाट सोलर पैनलों के निर्माण से ही मिल गया, तो ऐसे ही सरकार अपने उस टारगेट की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कब तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, तो यह रखा है 2030 तक, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, रीथिंकिंग होम स्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज नामक रिपोर्ट किसने जारी की है। आपको बताना है रीथिंकिंग होम स्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज नामक रिपोर्ट किसने जारी की है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन बी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, ऑप्शन सी है नीति आयोग ने, और ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच ने। तो देखिए यह जो रिपोर्ट है यह जारी किया है नीति आयोग ने। ठीक है। रिपोर्ट का नाम फिर से ध्यान से देखिए, रीथिंकिंग होम स्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज, यह रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग ने। और यह रिपोर्ट का जो मतलब है क्या है कि यह रिपोर्ट ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होम स्टे के द्वारा किस तरह से अर्थ उत्पादन किया जा सकता है, अर्थोपार्जन किया जा सकता है, किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, इस पर प्रकाश डालती है। ठीक है। तो आप इस रिपोर्ट के बारे में, इसके नाम के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा कि रीथिंकिंग होम स्टे नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग का जो गठन आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। और वर्तमान में अगर हम आपसे चर्चा करें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ठीक है। सुमन बेरी हैं, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है, भारत एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया है। और यह निर्वाचन किस देश में हुआ, आपको यह बताना है। ठीक है। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। ठीक है, भारत। आपको बताना है यह निर्वाचन किस देश में हुआ है। ऑप्शन ए है हांगकांग चीन, ऑप्शन बी है टोक्यो जापान, ऑप्शन सी है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है फुकेत थाईलैंड। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके हमें बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, वह डी ऑप्शन है, फुकेत थाईलैंड। भारत एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है फुकेत थाईलैंड में। ठीक है। दरअसल फुकेत थाईलैंड में ही AIBD का जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, यही हुआ जनरल कॉन्फ्रेंस। और यह जो जनरल कॉन्फ्रेंस है, यह चौथा जनरल कॉन्फ्रेंस है, यह है 23वां। ठीक है, 23वां जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन फुकेत थाईलैंड में हुआ। यही भारत को इसके कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। एक चीज और मजेदार है कि जनरल कॉन्फ्रेंस का जो अध्यक्ष है वह भी भारत है। यह जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ इसका जो अध्यक्ष था वह भी कौन था, वह भी भारत था। तो यानी भारत के पास दोहरी अध्यक्षता है, जिम्मेदारी ज्यादा है। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपके मन में होगा कि यह भारत एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की जो स्थापना है वह कब की गई थी। तो यह स्थापना यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। यूनेस्को के सहयोग से 1977 में की गई थी और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। 45 देश इसमें शामिल हैं और 45 देश के 92 संगठन इसमें शामिल है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है और भारत की तरफ से प्रसार भारती सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से इसका प्रतिनिधित्व करता है। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। अब जो 23वीं कॉन्फ्रेंस हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस फुकेत थाईलैंड में, उसका विषय क्या था यह भी आपको बता देना है, क्योंकि विषय पूछा जा सकता है। तो उसका विषय था जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। जनता, शांति और समृद्धि, जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया, यह किसका विषय था। यह जो 23वीं कॉन्फ्रेंस हुई जनरल कॉन्फ्रेंस AIBD की, उसके लिए उसका यह विषय निर्धारित था। ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। प्रश्न अच्छा है और प्रश्न पूछा जा सकता है। लोक सेवा आयोग ऐसे ही प्रश्नों पे फोकस करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मराठों के 12 किलों में से कौन सा एक किला महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है।
मराठों के 12 किले अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। और आपने देखा होगा इसे मराठा सैन्य परिदृश्य या मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कहा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक किला ऐसा है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है, वहां से अलग है, हालांकि था मराठों के अंतर्गत लेकिन वह महाराष्ट्र से बाहर है, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए है खांडेरी का किला, ऑप्शन बी है जिंजी का किला, ऑप्शन सी है पन्हाला का किला और ऑप्शन डी है साल्टेर का किला। तो बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, इनमें से कौन सा किला है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जिंजी का किला, बी ऑप्शन। जिंजी का किला महाराष्ट्र राज्य में नहीं है, बल्कि खांडेरी का किला महाराष्ट्र में है, पन्हाला भी है और साल्टेर का किला भी महाराष्ट्र में है। साल्टेर कहे सल्हेर कहे, ठीक है, ये साल्टेर न होकर के बल्कि ये है क्या है, सल्हेर, सल्हेर का दुल, साल्हेर। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? यह भी जो है नासिक में है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। जिंजी का किला जो है यह बिल्लुपुर में है। बिल्लुपुर, आप सोच रहे होंगे ये बिल्लुपुर कहाँ है, तो बिल्लुपुर है तमिलनाडु में। ठीक है, तो 12 किलों में से एक किला जो है वह महाराष्ट्र में न होकर के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस तथ्य को नोट करिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके मन में एक और विचार उठ रहा होगा कि वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुल कितने स्थल शामिल हैं? तो कुल स्थलों की जो संख्या है वो भारत के वह कितनी है, 44 हो गई है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। 44 देखिए इन 12 किलों को मतलब एक स्थल के रूप में चुना गया है, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। अब ये जो 44 स्थल हो गए हैं, 44 में 36 है सांस्कृतिक स्थल, 36 जो है एक सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है, उसके बाद बचते हैं कितने, 7 प्राकृतिक स्थलों के रूप में शामिल किए गए हैं। ठीक है, और एक स्थल को मिश्रित स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। इस तरह से कुल 44 स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत की तरफ से शामिल है। ठीक है ना, आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 5वां प्रश्न है, मिजोरम के पहले रेल लाइन प्रोजेक्ट बैराबी सैरांग के संबंध में आपको सही कथन बताना है। कौन सा है? मिजोरम का पहला रेल लाइन प्रोजेक्ट है, उसका नाम है बैराबी सैरांग, उसके संबंध में आपको सही कथन बताना है। अब देखिए इसमें पहला कथन है, 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेल लाइन का उद्घाटन किया है। ठीक है, दूसरा कथन है, बैराबी सैरांग रेल लाइन की कुल लंबाई 55.03 किलोमीटर है। तो जल्दी से अपने कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है केवल 2 सही, दूसरा ऑप्शन है 1 व 2 सही, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 सही और चौथा ऑप्शन है न तो 1 न ही 2। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। तो देखिए बैराबी सैरांग के संबंध में जो कथन है उनको देख लेते हैं। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेल लाइन का उद्घाटन किया, 100% सही कथन है। ठीक है, और पहली बार 13 सितंबर 2025 को मिजोरम की राजधानी आइजोल भारत के रेल नेटवर्क में शामिल हो गई। ठीक है, रेल नक्शे पर दिखाई देने लगी और 13 सितंबर को बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। यह बहुत बड़ी घटना है मिजोरम के लिए, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों बाद पहली बार मिजोरम को जोड़ा जा सका है रेल लाइन से। ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। दूसरा, बैराबी सैरांग रेल लाइन की कुल लंबाई कितना दे रहा है? 55.03 किलोमीटर। गलत है, ये 55.03 किलोमीटर नहीं है, बल्कि बैराबी सैरांग रेलवे लाइन की जो कुल लंबाई है वह है 51.38 किलोमीटर है, 51.38 किलोमीटर है, 51.38 किलोमीटर है बैराबी सैरांग रेल लाइन की लंबाई। ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केवल पहला कथन सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा, केवल 1 सही, दूसरा कथन गलत है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं 7वां प्रश्न है, डीप ओशन मिशन क्या है? डीप ओशन मिशन के तहत किस भारतीय एक्वानॉट ने समुद्र में 5002 मीटर की गहराई तक जाकर भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? ठीक है, आपको सीधे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से सबसे गहरी गोताखोरी का रिकॉर्ड किसने अपने नाम दर्ज किया है, ऐसे भी सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए है डॉक्टर राजू रमेश, ऑप्शन बी है जतिंदर पाल सिंह, ऑप्शन सी है कर्ण सिंह चौहान और ऑप्शन डी है हरदीप सिंह। तो बताइए डीप ओशन मिशन के तहत किस भारतीय एक्वानॉट ने समुद्र में 5002 मीटर की गहराई तक जाकर के सबसे गहरी मानव गोताखोरी का रिकॉर्ड भारत की तरफ से बनाया है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जतिंदर पाल सिंह। ठीक है ना, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिर डीप ओशन मिशन क्या है। ठीक है, तो गहरे समुद्र की नीति डीप ओशन मिशन है। ठीक है, गहरे समुद्र की नीति, और यह जो मिशन है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी डीप ओशन मिशन की वर्ष 2021 में। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं जून 2021 में डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई थी, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य था कि समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाना
ठीक है। और वहां जाके खोज करना, अनुसंधान करना, जो महत्वपूर्ण खनिज है, जो हाइड्रोकार्बन है, जैव विविधता का अध्ययन, जलवायु अनुसंधान, आदि चीजें करना 6000 मीटर की गहराई तक जाकर के। ठीक है, तो डीप ओशन मिशन की शुरुआत इसीलिए की गई थी। अब आते हैं कि भारत की तरफ से कई गोताखोरों ने प्रयास किया है। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक महासागर, ध्यान रखिएगा कहां पे ये जंप लगाई गई है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और फ्रांस की एक कह सकते हैं पनडुब्बी थी जिसका नाम था नॉटिल। ठीक है, नॉटिल, नॉटिल ये फ्रांस की पनडुब्बी है। ठीक है, इसके द्वारा भारत की तरफ से 2 जांबाज गए गोताखोरी करने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए। ठीक है, तो यह 5 और 6 अगस्त की घटना है 2025 की। पहले दिन डॉक्टर राजू रमेश एंट्री करते हैं। डॉक्टर राजू रमेश पहले दिन यानी 5 अगस्त को डॉक्टर राजू रमेश ने गोताखोरी के लिए वो किया, मतलब समुद्र में छलांग लगाई, और ये गए 4025 मीटर की गहराई तक। ठीक है, 4025 मीटर की गहराई तक डॉक्टर राजू रमेश ने गोताखोरी किया। ठीक है, भारत की तरफ से उतनी गहराई तक गए वो। और ये एक साइंटिस्ट भी है, ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक है ये, और इन्होंने 4025 मीटर की गहराई तक गोताखोरी की। उसके बाद अगले दिन यानी 6 अगस्त के दिन जतिंदर पाल सिंह एक भूतपूर्व नौसैनिक है। ठीक है, भूतपूर्व नौसैनिक है, और इन्होंने समुद्र में छलांग लगाई और भारत की तरफ से अब तक सबसे गहराई तक जाने वाले सैनिक बने, गोताखोर बने। कौन? जतिंदर पाल सिंह। और इन्होंने 5002 मीटर की गहराई तक 5002 मीटर की गहराई तक समुद्र में ये गए। ठीक है ना, तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपने ध्यान दिया कि जो हमारा टारगेट है डीप ओशन मिशन का वो 6000 मीटर का है, और हमारे जांबाज सैनिक जतिंदर पाल सिंह जो है यह 5002 मीटर की गहराई तक यह समुद्र में गए थे। तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, 6 अगस्त को ये वहां तक गए थे। अब देखिए, भारत की तरफ से डीप ओशन मिशन के लिए आपने सुना होगा एक पनडुब्बी भी बनाई जा रही है जिसका नाम है मत्स्य। मत्स्य 6000 मतलब ये 6000 की मीटर की गहराई तक जाएगा। ठीक है ना, तो मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? इसका संबंध भी डीप ओशन मिशन से है। यह पनडुब्बी है भारत की, जो भारत द्वारा स्वयं बनाया जा रहा है, मतलब स्वदेशी तकनीक से इसका निर्माण किया जा रहा है। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे और इस प्रश्न को याद रखेंगे कि भारत की तरफ से अब तक सबसे गहरी मानव गोताखोरी का जो रिकॉर्ड है वह जतिंदर पाल सिंह ने अपने नाम किया है 6 अगस्त 2025 को। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, 8वां प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संबंध में। यह प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहां से हर बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, आप जानते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कथन है कि यह पुरस्कार रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल थीम पर केंद्रित था। आपको बताना है कि सही है कि गलत है। दूसरा, वर्ष 2024-25 से सुपर स्वच्छ लीग शहरों की एक नई श्रेणी की शुरुआत की गई है। यह सही है गलत है, आपको बताना है। तीसरा, 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के नोएडा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी आपको बताना है। और चौथा ऑप्शन है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की शुरुआत सितंबर 2017 में की गई थी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 2 व 4, ऑप्शन बी है 1, 3 व 4, ऑप्शन सी है 1, 2 व 3, और ऑप्शन डी है 2, 3 व 4। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब चलिए देखते हैं, प्रत्येक कथन को चेक करते हैं। पहला कथन है यह पुरस्कार रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल थीम पर केंद्रित था। 100% सही है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने तथ्य दिए गए हैं ना, इंडिविजुअली इनसे एक प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग प्रश्न बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखा करिएगा। ठीक है, तो यह पुरस्कार रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल थीम पर केंद्रित था। 100% सही है। दूसरा, वर्ष 2024-25 से सुपर स्वच्छ लीग शहरों की एक नई श्रेणी की शुरुआत की गई है। 100% सही है, आप जानते हैं। ठीक है, तीसरा है 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के नोएडा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 3 से 10 लाख के बीच जो सुपर स्वच्छ लीग के शहर हैं उसमें नोएडा को प्रथम स्थान दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चौथा कथन है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की शुरुआत सितंबर 2017 में की गई थी। ना, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी बताइए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2016 में। ठीक है ना, कब की गई थी? वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो 1, 2 और 3 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। 1, 2 और तीसरा कथन सही है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें एक तो रेड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल थीम पर आधारित है, ये तो आप जानते हैं, और यह स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का नवा संस्करण है।
नवा संस्करण, क्योंकि आप जानते हैं कि यह कब शुरू किया गया, यह शुरू किया गया था 2016 में, तो यह नवा संस्करण होगा। अब एक चीज और आपने देखा कि सुपर स्वच्छ लीग शहरों की एक नई श्रेणी की शुरुआत की गई है, यह की गई है, सही है। और सुपर स्वच्छ लीग शहरों में जो पहला पुरस्कार है, जैसे मान लीजिए सुपर स्वच्छ लीग शहरों में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पहला पुरस्कार इंदौर को दिया गया है। इंदौर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। दूसरा पुरस्कार दिया गया है सूरत को, सुपर स्वच्छ लीग शहरों में। और तीसरा पुरस्कार दिया गया है नवी मुंबई को, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी सुपर स्वच्छ लीग का अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें 3 से 10 लाख जनसंख्या के क्षेत्र में जो सुपर स्वच्छ लीग के शहर हैं, उसमें नोएडा पहले स्थान पे है। कौन सा, नोएडा, उत्तर प्रदेश का नोएडा प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है चंडीगढ़, सुपर स्वच्छ लीग में 3 से 10 लाख जनसंख्या में चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे है। और मैसूर भी है, ठीक है, चंडीगढ़ व मैसूर, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं अन्य शहरों में, जैसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या। अब जैसे ये तो सुपर स्वच्छ लीग की चर्चा हमने कर दी है ना, ये सुपर स्वच्छ लीग के शहर हो गए। अब जो नॉर्मली पुरस्कार दिया जाता था कि जैसे 10 लाख तक की जनसंख्या वाले जो शहर है उसमें प्रथम स्थान कौन है, 10 लाख से अधिक, तो 10 लाख से अधिक, 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले जो शहर है उनमें से कौन पहला पुरस्कार पाया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला पुरस्कार मिला इस बार अहमदाबाद को। सुपर स्वच्छ शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में 10 लाख प्लस आबादी वाले में पहला पुरस्कार किसे मिला है, अहमदाबाद को मिला, ठीक है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, यही प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा किसे मिला है, अगर पहला अहमदाबाद को मिला है तो दूसरा पुरस्कार किसे मिला है, दूसरा मिला है भोपाल को, भोपाल। और तीसरा पुरस्कार मिला है लखनऊ को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में तीसरे स्थान पे है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, 0 से 10 लाख की जनसंख्या में, 10 लाख प्लस की जनसंख्या में, ठीक है। और 3 से 10 लाख की जनसंख्या में पहले नंबर पे कौन सा है, सुपर स्वच्छ शहरों में नोएडा आता है। 10 लाख प्लस सामान्य स्वच्छ सर्वेक्षण जो है उसकी आबादी में लखनऊ तीसरे स्थान पे है। इस तथ्य को याद रखिएगा, ठीक है। सुपर स्वच्छ लीग शहर और स्वच्छ शहर दोनों अलग है, ठीक है, इसको अलग अलग करके समझिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं, ये 10 लाख प्लस आबादी वाले ये 3 शहर इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर स्वच्छ शहरों में 3 से 10 लाख की जनसंख्या के बीच देखें, 3 से 10 लाख की जनसंख्या में कौन कौन समाहित है, अगर हम इसको देखें तो इसमें पहले नंबर पे कौन आता है 3 से 10 लाख में, तो इसमें आता है पहले नंबर पे मीरा भयंदर आता है, महाराष्ट्र का मीरा भयंदर, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, शहर। और दूसरे नंबर पे आता है बिलासपुर, दूसरे नंबर पे कौन आता है, बिलासपुर आता है। और बिलासपुर कहाँ स्थित है, आप जानते हैं कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है जमशेदपुर, झारखंड, ठीक है, तीसरे पे जमशेदपुर। तो इस तरह से 3 से 10 लाख की जनसंख्या में स्वच्छता पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, मैं यही लिख देता हूं, जौनपुर में स्थित है, उसका नाम है शाहगंज। शाहगंज का नाम भी स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों में आया है, और यह पुरस्कार 20,000 से कम की जनसंख्या में इसे शामिल किया गया है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी स्वच्छता सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है, प्रयागराज को। लेकिन सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड का पुरस्कार किसे दिया गया है, सिकंदराबाद को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र का जो पुरस्कार दिया गया है वह विशाखापत्तनम, ग्रेटर विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर को दिया गया है, ठीक है। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, नवा प्रश्न क्या कहता है। देखिए नवा प्रश्न हमारा है, भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है वियतनाम, और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला जो पहला देश है वह है फिलीपींस, बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश है, ठीक है। अब फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, इनका नाम है फर्डिनेंड आर मार्कोस, फर्डिनेंड आर मार्कोस। अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक है, अगस्त में, इसलिए हमने इस प्रश्न को डिजाइन भी किया है, इंपॉर्टेंट है। और 9 समझौते पे हस्ताक्षर भी हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला जो फिलीपींस है वो पहला देश है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 10वां प्रश्न है, इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह निसार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए निसार के बारे में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2-3 बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। क्योंकि निसार का प्रक्षेपण हो गया है तो अब इसके बारे में एक बार प्रश्न और बनता है,
ठीक है। तो हमने इसे डिजाइन किया है, आप ध्यान से देखिएगा। इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह निसार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से किया गया। सही है गलत है, जल्दी से कमेंट करिए। दूसरा, यह पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर दोहरी आवृत्ति रडार का प्रयोग किया गया है। तीसरा है निसार को भारत के अब तक के सबसे बड़े रॉकेट GSLV Mk2 से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा है यह उपग्रह हर 24 घंटे में दुनिया की सतह को स्कैन करेगा और उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह निसार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से इसको देखते जाइए। पहले कथन की चर्चा करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया होगा जो आपका आंसर है, सोच लिया होगा। देखिए पहला जो इसमें पॉइंट है वह है कि इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है यह पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर दोहरी आवृत्ति रडार का प्रयोग किया गया है। 100% सही है। पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसमें दोहरी आवृत्ति रडार का प्रयोग किया गया है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। इसमें एस बैंड और यल बैंड, यस बैंड व यल बैंड दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा है निसार को भारत के अब तक के सबसे बड़े रॉकेट GSLV Mk2 से प्रक्षेपित किया गया है। यह भी 100% सही है। ठीक है, अब चौथा तथ्य देखते हैं। यह उपग्रह 24 घंटे में दुनिया की सतह को स्कैन करेगा और उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा। यह गलत है। ठीक है ना, यह गलत है। 24 घंटे में दुनिया की सतह को स्कैन नहीं करेगा। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। आपने पढ़ते समय इस पे ध्यान दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस तथ्य को ध्यान रखिएगा कि जो निसार सैटेलाइट है हर 12वें दिन, क्या है 12वें दिन पूरे पृथ्वी का अध्ययन करेगा। ठीक है, पूरे पृथ्वी को स्कैन करेगा 12वें दिन और स्कैन करके हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा। तो 12 दिन में जो भी उथल पुथल हुई होगी वह बताएगा। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। 24 घंटे में नहीं, हर 12वें दिन यह उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन गलत है, इसे ध्यान रखेंगे। आपके मन में होगा कि निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक, सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये है निसार का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। और निसार उपग्रह का जो टोटल वजन है वह है, वजन इसका कितना है कभी कभी पूछ लेता है, 2933 kg है। ठीक है, और यह अब तक का सबसे बेस्ट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और आप जानते हैं कि इसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा और निसार के द्वारा पृथ्वी पर होने वाली छोटी से छोटी जो सतह पे परिवर्तन होगा, छोटा से छोटा, उसे भी रिकॉर्ड किया जा सकेगा, उसके बारे में भी जाना जा सकेगा। ठीक है ना, और यह जो है भूस्खलन का पता लगाने, आपदा प्रबंधन में मदद करने, जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने आदि चीजों में सक्षम है। तो बहुत उपयोगी यह उपग्रह है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 11वां प्रश्न है। देश के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको बताना है कि देश के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है हल्दिया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है कांडला गुजरात और ऑप्शन डी है चेन्नई तमिलनाडु। तो बताइए देश के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कांडला गुजरात। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, कांडला गुजरात का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, यह भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हो गया है, इसकी शुरुआत हो गई है। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। बस इतना ही यहाँ से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, देश के आदिवासी समुदायों में पाई जाने वाली बीमारियों को समझने और उनके बेहतर चिकित्सीय निदान के लिए देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, इसे याद रखिएगा, देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य की सरकार द्वारा की गई? ठीक है, इसके लिए देश के आदिवासी समुदायों में पाई जाने वाली बीमारियों को समझने, उनके बेहतर चिकित्सीय निदान के लिए देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अब इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन है गुजरात। ठीक है,
गुजरात सरकार ने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और क्यों शुरुआत की है, इसका आंसर जो है आपके प्रश्न में ही छुपा है। आदिवासी समुदायों में पाई जाने वाली बीमारियों को समझने और उनके बेहतर चिकित्सीय निदान के लिए गुजरात सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। गुजरात सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 17 जिले जो उसके राज्य में है, 17 जिलों से 2000 आदिवासी व्यक्तियों के जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाएगी और उससे एक जेनेटिक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। और उसका उद्देश्य खासकर जो जनजातियों में वंशानुगत बीमारियां हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, कैंसर है, आज जैसी बीमारियों का पता लगाना, उनका कारण क्या है और उस हिसाब से उनके इलाज की व्यवस्था करना, उनके चिकित्सीय निदान की व्यवस्था करना है। बड़ा प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य और इसकी शुरुआत दोनों याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, किस राज्य ने देश में पहली बार ड्रोन का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने में सफलता प्राप्त की है? आपको बताना है कि किस राज्य ने ड्रोन का प्रयोग करके पहली बार कृत्रिम वर्षा कराने में सफलता प्राप्त की है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए कि किस देश ने पहली बार ड्रोन का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने में सफलता प्राप्त की है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने देश में पहली बार ड्रोन का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने में सफलता प्राप्त की है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार ने क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए, और खास बात है रामगढ़ झील है एक, ठीक है, रामगढ़ झील है, ये है जयपुर में, ठीक है, जयपुर राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है रामगढ़। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए रामगढ़ ताल कहाँ स्थित है, रामगढ़ ताल यह स्थित है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में रामगढ़ ताल है। लेकिन ये रामगढ़ झील है और रामगढ़ झील जयपुर में है, यह झील सूख रही थी, ठीक है। तो इसे पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या किया, ड्रोन का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से वर्षा कराई, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड, यह परीक्षा में पूछा जाता है कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ या शुष्क बर्फ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, इसका छिड़काव कर दिया जाता है बादलों में और उसके बाद संघनित होकर बरसात होने लगती है, ठीक है। तो इनके छिड़काव के लिए किसका प्रयोग किया गया, ड्रोन का प्रयोग किया गया। और ड्रोन में एक प्लेटफॉर्म होता है हाइड्रोट्रेस, क्या होता है, हाइड्रोट्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्रोन निर्णय लेता है, सेंसर का उपयोग करता है और देखता है कि जहां ऐसे बादल इकट्ठे हैं जो बरस सकते हैं, तो वहीं पे इन चीजों का छिड़काव करता है, ठीक है। और उस हिसाब से राजस्थान में इसका प्रयोग किया गया, ड्रोन का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई गई और उसमें सफलता भी मिली, ठीक है। खासकर एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न यह पूछा जा सकता है आपसे कि किस राज्य ने एक झील को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए ड्रोन से वर्षा कराई, तो वह झील का नाम है रामगढ़ और इसको पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने ड्रोन से वर्षा कराई थी। दोनों तरह से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे तैयार रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी श्रेष्ठ इंडेक्स किससे संबंधित है। आपको बताना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी श्रेष्ठ इंडेक्स का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है सरकारी अस्पतालों में रोगी की जांच प्रक्रियाओं से, ऑप्शन बी है दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा से, ऑप्शन सी है दिव्यांगों के सशक्तिकरण से और ऑप्शन डी है वैक्सीन उत्पादन से। तो बताइए श्रेष्ठ इंडेक्स का संबंध किससे है जिसे हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी सही है, दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा से। श्रेष्ठ इंडेक्स का संबंध किससे है, दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा से है। सबसे पहले श्रेष्ठ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। श्रेष्ठ, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, एक्सीलेंस इंडेक्स, ठीक है। स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, यह है श्रेष्ठ का फुल फॉर्म और इसे जारी किया गया है, इस इंडेक्स को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किस लिए जारी किया गया है, दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को। आप जानते हैं कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है भारत को, ठीक है। और साथ ही भारत को टीकों के लिए दुनिया भर में, टीकों के लिए अगर आपसे कहा जाए कि टीकों के लिए भारत को दुनिया भर में
WHO ML3 स्टेटस मिला है। WHO ML3 स्टेटस किसको दिया गया है? भारत को दिया गया है टीकों के लिए। अब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में सस्ती दवाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। तो दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए एक इंडेक्स जारी किया गया है, श्रेष्ठ इंडेक्स, कि लगातार इसका मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? राज्यों के जो दवा नियामक प्राधिकरण है उनके प्रदर्शन का बेंचमार्क तैयार किया जाएगा। हर महीने की 25 तारीख तक इसके आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और अगले महीने की पहली तारीख को ये आंकड़े स्कोर के हिसाब से तैयार किए जाएंगे, इंडेक्स जारी किया जाएगा, किस राज्य में दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित कितना काम हुआ है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है वह है, देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है देश में पहली नदी डॉल्फिन गणना हुई है, ठीक है, पहला तथ्य है। इसके अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन वाला राज्य आपको बताना है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है असम। तो बताइए सर्वाधिक नदी डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आंसर ए उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अब देखिए देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की हुई है और रिपोर्ट किसने जारी किया? रिपोर्ट किसने जारी किया या रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट जारी किया है। कब रिपोर्ट जारी किया है? तो 3 मार्च 2025 को, ठीक है। 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है ना। यह जो डॉल्फिन की गणना है यह 8 राज्यों की 28 नदियों में की गई है, ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। और भारत में कुल कितनी डॉल्फिन पता चली है, कितनी गणना हो पाई है? तो भारत में कुल 6327 डॉल्फिन है, ठीक है। गणना में इतनी डॉल्फिन मिली है 6327 डॉल्फिन। अब इन 6327 डॉल्फिन में सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन है वो कहाँ दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। और उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है वो जानते हैं कितनी है? वो है 2397। 2397 डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, तो यह पहले नंबर पे है। इसके बाद बिहार में दर्ज की गई है 2220 डॉल्फिन, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, बिहार में दर्ज की गई है। और तीसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल 815 डॉल्फिन दर्ज की गई है। और उसके बाद नंबर आता है असम का। असम में कुल 635 डॉल्फिन दर्ज की गई है, ठीक है ना। तो ये क्रम है चारों का, सीरियल से है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन पाई गई है, ठीक है ना। और याद रखेंगे 6327 डॉल्फिन पूरे भारत में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। 17 से 19 मार्च 2025 के बीच आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के संबंध में सही कथन आपको बताना है। सबसे पहले जानिए कि 10वां रायसीना डायलॉग है जो 2025 में हुआ है और इसके संबंध में आपको सही कथन बताना है। तिथि भी याद रखिएगा, 17 से 19 मार्च 2025 के बीच 10वें रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ है। अब पहला कथन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 10वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। दूसरा कथन है, रायसीना डायलॉग 2025 की जो थीम है वह है कालचक्र, जन, शांति और ग्रह, मतलब चक्रास, पीपुल, पीस एंड प्लानिट। तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन ए है 1 व 2 2 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है न तो 1 न ही 2। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। देखिए पहला कथन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 10वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे, तो यह गलत है, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रबोवो सुबियांतो भारत आए थे और ये वास्तव में मुख्य अतिथि थे, लेकिन किसके थे? 76वें गणतंत्र दिवस के, ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे कौन? प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। यह रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि नहीं थे। तो रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है और क्रिस्टोफर लक्सन ही ये जो है रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे, ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। दूसरा है, रायसीना डायलॉग 2025 की थीम कालचक्र, जन, शांति और ग्रह, पीपुल, पीस एंड प्लानिट है, तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत है, ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि रायसीना डायलॉग की जो शुरुआत हुई वह कब होती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो रायसीना डायलॉग की जो शुरुआत है यह हुई थी 2016 में, ठीक है। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? यह प्रश्न पूछा जा सकता है
किस मंत्रालय के द्वारा रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है? तो यह शुरू किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, विदेश मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2016 में रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और वर्ष 2025 10वां रायसीना डायलॉग हुआ है और इसका जो थीम है इसकी वह है पीपुल, पीस एंड प्लानेट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज तो इसमें देखिए कौन सा उत्तर सही होगा, बी ऑप्शन, केवल 2 सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 17वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 123वां सदस्य कौन बना है? आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 123वां सदस्य, ऑप्शन ए है मालडोवा, ऑप्शन बी है आर्मेनिया, ऑप्शन सी है पराग्वे और ऑप्शन डी है अंगोला। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश कौन सा बना है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है डी, अंगोला। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना है? अंगोला बना है। और अंगोला के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जोआओ लॉरेंकी। जोआओ लॉरेंकी इनका नाम है, जोआओ लॉरेंकी। यह जो है अंगोला के राष्ट्रपति हैं और ये भारत यात्रा पे आए थे मई महीने में। ठीक है, और 3 मई को अंगोला ने, इस पे 3 मई 2025 को अंगोला ने सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला अंगोला 123वां सदस्य बन गया है। अच्छा, जल्दी से देख लेते हैं कि सौर गठबंधन की जो शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, वह कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? तो भारत और फ्रांस 2 देशों की पहल थी इसके लिए, एक तो भारत की थी और दूसरी फ्रांस की। तो भारत और फ्रांस की पहल पे यह पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, और उसका नाम था COP21। COP21 सम्मेलन में, पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस की पहल पर पेरिस में आयोजित होने वाले COP21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के COP21 सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वह है गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ है? गुरुग्राम भारत के हरियाणा में है। तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है, यानी भारत में इसका मुख्यालय है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है वह है, एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है? आपको बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी कौन सी है। ऑप्शन ए है अग्नेयास्त्र, ऑप्शन बी है रुद्रास्त्र, ऑप्शन सी है ब्रह्मास्त्र और ऑप्शन डी है शंखनाद। तो शंखनाद। तो इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए कि एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी या सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? देखिए एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है रुद्रास्त्र, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और 7 अगस्त 2025 को इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। ये जो मालगाड़ी है ना, इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, मतलब 4.5 किलोमीटर लंबी यह मालगाड़ी है। सोचिए, यहाँ से 4.5 किलोमीटर तक लंबी है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। और यह जो है, इसमें कुल कितने डब्बे वैगन लगाए गए हैं, क्योंकि उसमें तो सामान ढोया जाता है, तो कुल कितने वैगन लगाए गए हैं? तो 354 वैगन लगाए गए हैं इस पूरी मालगाड़ी में बनाने में। ठीक है, और इसमें 7 इंजन लगे हैं। तो 354 वैगन और 7 इंजन का प्रयोग इस मालगाड़ी को बनाने में किया गया है। ठीक है, रुद्रास्त्र नाम है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि यह किन 2 स्टेशनों के बीच इसका परीक्षण किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टेशन है गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन। कौन सा है? गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन है, और यह रेलवे स्टेशन स्थित है उत्तर प्रदेश के चंदौली में। ठीक है, चंदौली जिले में है, चंदौली उत्तर प्रदेश में गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से ये ट्रेन चली है। और अगला जो स्टेशन था वह था गढ़वा। गढ़वा कहाँ स्थित है? गढ़वा स्थित है झारखंड में। ठीक है, तो गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, चंदौली उत्तर प्रदेश से चल करके गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन तक यह ट्रेन चली है, इसी बीच में। ठीक है, इसका परीक्षण किया गया है। और ध्यान रखिएगा, इसकी जो औसत स्पीड रही इस बीच में 40.5, मतलब
40-41 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से रही, क्योंकि इन दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वह 209 किलोमीटर है और इस दूरी को 5 घंटे 10 मिनट में इस ट्रेन ने कवर किया है। ठीक है, तो भारत की एशिया की सबसे बड़ी जो सबसे लंबी मालगाड़ी है उसका नाम है रुद्रास्त्र। 7 अगस्त 2025 को इसका परीक्षण किया गया है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, 354 वैगन लगे हैं, 7 इंजन लगे हैं। गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली से चल करके गढ़वा झारखंड स्टेशन तक यह ट्रेन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, 19वां प्रश्न है, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है पुणे में, ऑप्शन बी है चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में और ऑप्शन डी है भोपाल में। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए कि भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए, पहली चीज तो याद रखिए कि यह पहला है और पशु स्टेम सेल बायो बैंक है, ये 2 तथ्य आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में, सी ऑप्शन सही है, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। यहां तक चीजें आपसे प्रश्न सीधे यही पूछा जाएगा कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। और किसने उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और 9 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन हुआ है। आप अगस्त 2025 याद रख सकते हैं, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है, पूछा जा सकता है कब इसका उद्घाटन हुआ है। तो 9 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, 20वां प्रश्न हमारा आज का, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बन गई है? आपको बताना है कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो बताइए, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनी है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है दिल्ली की विधानसभा। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। 4 अगस्त 2025 को दिल्ली की विधानसभा की छत पे 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई गई है। कितने की? 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना दिल्ली विधानसभा की छत पे लगाई गई है और 4 अगस्त 2025 को यह परियोजना चालू हो गई। तो दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। ठीक है, साथ ही इसने जो है दिल्ली विधानसभा ने वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल भी शुरू किया है और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। इसके द्वारा अब कागज पे कोई कार्यवाही नहीं होगी दिल्ली विधानसभा में, सारी कार्यवाही जो है पेपरलेस हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है दिल्ली। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 21वां प्रश्न है, चर्चा में रहा एराविकुलम नेशनल पार्क। चर्चा में रहा एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है केरल। तो बताइए कि चर्चा में रहा एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या है? एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में, डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब यह चर्चा में क्यों रहा? तो आप जानते हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो भारत के संरक्षित क्षेत्र हैं उन जैसे राष्ट्रीय उद्यान हैं आदि हैं, तो संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के संबंध में एक रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट में जो सबसे अच्छा स्कोर दिया गया है वह केरल को दिया गया है। ठीक है ना, और केरल को इसमें 76.22% का स्कोर दिया गया है और पूरे देश में सबसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड इसे मिला है। किसके क्षेत्र में? संरक्षित क्षेत्रों के जो राष्ट्रीय उद्यान है, अन्य संरक्षित क्षेत्रों के उचित प्रबंधन के लिए। ठीक है ना, तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो केरल द्वारा प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है जैसे एराविकुलम नेशनल पार्क को शीर्ष पार्क माना गया है। ठीक है ना, एराविकुलम नेशनल पार्क को शीर्ष पार्क का दर्जा दिया गया है इस संबंध में। ठीक है ना, अब देखिए एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, आप जानते हैं, और ये दक्षिण पश्चिमी घाट में है। ठीक है, पश्चिमी घाट में एराविकुलम नेशनल पार्क है। इसकी कई विशेषताएं, जैसे 16 घास। 16 घास अगर आपसे कोई पूछे या प्रश्न पूछा गया है तो 16 घास एक तो पश्चिमी घाट में ऑप्शन आ जाता है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है, या तो एराविकुलम नेशनल पार्क क्षेत्र में 16 घास पाई जाती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, नीलगिरी की बकरियां, नीलगिरी तहर जिसे कहते हैं, नीलगिरी तहर, यह भी जो है तहर या बकरियां, THAR। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो यह भी इसी एराविकुलम नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, इनका भी संरक्षण ही करता है। आपने सुना होगा एक नील कुरिंजी फूल, नील कुरिंजी फूल, यह 12 वर्ष में एक बार फूल देता है, एक बार खिलता है 12 वर्ष में, यह भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है।
ठीक है, नीलकुरिंजी फील्ड भी। तो इस तरह से एराविकुलम नेशनल पार्क को प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के मामले में सर्वश्रेष्ठ पार्क भारत का चुना गया है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। और दूसरे नंबर पे आता है दाचीगाम। दाचीगाम कहाँ है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइए? यह है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है और इसे भी उचित रेटिंग दी गई है, ठीक है। यह भी शीर्ष संस्थानों में, शीर्ष उद्यानों में शामिल है, याद रखिएगा, ठीक है। शीर्ष राष्ट्रीय उद्यान में इसे शामिल, इसकी भी रेटिंग 92 पॉइंट समथिंग है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे कौन सा है? एराविकुलम नेशनल पार्क, आपसे वही पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 22वां प्रश्न हमारा है, 22वां प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए के संबंध में आपको सही कथन बताना है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है आईबीसीए की जो स्थापना है वह 9 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मैसूर में की गई थी, ठीक है। दूसरा है आईबीसीए का मुख्यालय भारत में स्थित है। ऑप्शन सी है जून 2025 में आईबीसीए की पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आपको कूट से सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए है केवल 3, ऑप्शन बी है 1 व 3, ऑप्शन सी है 1, 2 व 3, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए चेक करते हैं एक एक कथन को। पहला कथन है आईबीसीए की स्थापना 9 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मैसूर में की गई थी। गलत है, ठीक है ना। आईबीसीए मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो स्थापना है यह 9 अप्रैल 2023 को की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मैसूर में की गई थी, ये बात सही है। एक और चीजें अक्सर आपको मिल जाएंगी, हर जगह लिखा हुआ मिलता है कि यह प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्षगांठ पे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर की के 50वें वर्षगांठ पे इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 50वें वर्षगांठ। अब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 9 अप्रैल 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। और इसी की 50वीं वर्षगांठ पे आईबीसीए की स्थापना की घोषणा की गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मैसूर में किया था, यह तथ्य सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है आईबीसीए का जो मुख्यालय है वह भारत में स्थित है, 100% सही है। आईबीसीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईबीसीए का मुख्यालय भारत में स्थित है, ठीक है। और अगला है जून 2025 में आईबीसीए की पहली महासभा का जो आयोजन किया गया वह कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, यह भी तथ्य सही है, ठीक है। तो 2 और 3 सही है, पहला तथ्य गलत है, ठीक है। 2 और 3 सही है, पहला तथ्य गलत है। तो देखिए इसमें जो है विकल्प इसमें से सही नहीं है, तो केवल 2, 3 सही है। आप इसमें से 2 व 3 कर दीजिए, ठीक है। विकल्प 2 व 3 सही है, पहला गलत है, ठीक है, ठीक है ना। तो 2 व 3 को सही मानिएगा। अब देखिए आईबीसीए यानी अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई है? तो दुनिया की 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इनकी आबादी घट रही है, दुनिया की 7, ये याद रखिएगा, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा के लिए, बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की, ठीक है। ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां कौन है? तो पहला है बाघ, दूसरा है शेर, तीसरा है तेंदुआ, तेंदुआ, चौथा है हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, 5वीं प्रजाति है चीता, 6वीं प्रजाति है जगुआर, जगुआर या जगुआर, 7वीं प्रजाति है प्यूमा। ये प्रमुख बिल्ली प्रजातियां हैं, दुनिया की 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं और इनकी सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है, ताकि अब जानते हैं कि शिकारी इनका शिकार कर रहे हैं और लगातार इनकी संख्या घटती जा रही है, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए जो है इस अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है, वर्ष 2023 में इसकी शुरुआत की गई है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जून 2025 में इसकी बैठक हुई है, इसकी पहली महासभा हुई है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है 23वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति डीके जैन, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, डी ऑप्शन सही है, ठीक है।
न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे कोई पूछे एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, ठीक है। और इसका मुख्यालय, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। तो 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। और यह जो है मानव के अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित कार्य करता है, ठीक है। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 24वां प्रश्न है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली एंटी शिप मिसाइल है? आपको बताना है इनमें से कौन भारत की पहली एंटी शिप मिसाइल है। ऑप्शन ए है ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन बी है NASM-SR, ऑप्शन सी है CSS-1 और ऑप्शन डी है ICBM। तो आपको बताना है इनमें से कौन भारत की पहली एंटी शिप मिसाइल है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है NASM-SR, ठीक है। यह भारत की पहली एंटी शिप मिसाइल है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। NASM का क्या मतलब हो गया? NASM का मतलब है नेवल एंटी शिप, नेवल एंटी शिप मिसाइल, नेवल एंटी शिप मिसाइल। और SR का मतलब हो जाता है शॉर्ट रेंज, ठीक है। नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, यह जो है भारत की पहली एंटी शिप मिसाइल है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। इसे विकसित किसने किया है? तो DRDO ने इसे विकसित किया है। आप जानते हैं DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसने जो है ये नौसेना के लिए बनाई गई है, हल्की छोटी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है। इसकी जो रेंज है, रेंज कितनी है NASM-SR की? इसकी रेंज है 55 किलोमीटर, ठीक है। 55 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसमें एडवांस नेविगेशन और एक्टिव रेडार सीकर लगा है, ठीक है। इस मिसाइल को सी स्किमिंग क्षमता वाली माना जाता है। सी स्किमिंग क्षमता क्या होती है? यह क्षमता है कि यह समुद्र की सतह के बहुत करीब उड़ान भर सकती है और अपने टारगेट को नष्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। भारत की पहली एंटी शिप मिसाइल है NASM-SR, ठीक है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, 55 किलोमीटर इसकी रेंज है। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 25वां प्रश्न है। टेबल टेनिस में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है? टेबल टेनिस में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी, सीधे नाम ही पूछ सकता है, इतना ही पूछ सकता है कि कौन सा खिलाड़ी है जिसे टेबल टेनिस में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है सुतीर्था मुखर्जी, ऑप्शन बी है जी साथियान, ऑप्शन सी है अचंथा शरथ कमल और ऑप्शन डी है मणिका बत्रा। तो टेबल टेनिस में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, अचंथा शरथ कमल। अब देखिए इस प्रश्न में दो प्रश्न हमने आपको बता दिया। पहला खिलाड़ी कौन है जिसे टेबल टेनिस का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो वह है अचंथा शरथ कमल और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। यह टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है ना। तो दोनों तथ्य याद रखिएगा, दोनों आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं आज का 26वां और आखिरी प्रश्न है। हाल ही में फीफा ने कितने देशों को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फीफा ने आगामी 2026 विश्व कप से कितने देशों को प्रतिबंधित कर दिया है भाग लेने से? ऑप्शन ए है 1 देश, ऑप्शन बी है 3 देश, ऑप्शन सी है 5 देश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि फीफा ने कितने देशों को आगामी 2026 विश्व कप में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है फीफा ने 3 देशों को आगामी वर्ल्ड कप 2026 से भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है ना। और कौन कौन से 3 देश हैं यह भी तो पूछा जा सकता है, आखिर कौन से 3 देश हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है? तो उसमें पहला देश है पाकिस्तान को प्रतिबंधित कर दिया है। दूसरा रूस को प्रतिबंधित किया गया है, आप जानते हैं रूस से यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। और तीसरा है कांगो को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इन 3 देशों को फीफा ने वर्ष 2026 में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि फीफा का यह जो वर्ल्ड कप है यह चौथा संस्करण है, तो यह 23वां संस्करण है जो 2026 में आयोजित किया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताइए कि कहाँ कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ पे इसका आयोजन होगा? आयोजन स्थल के बारे में जरूर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आयोजन स्थल 3 देशों में किया जाएगा,
एक तो अमेरिका में किया जाएगा, ठीक है, संयुक्त रूप से किया जाएगा, अमेरिका में, मैक्सिको में और कनाडा में। अमेरिका, मैक्सिको व कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा, इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पहली बार ऐसा होगा जब फीफा में 48 टीमें हिस्सा लेंगी, पहली बार ऐसा है, फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 16 शहरों में ये मैच खेले जाएंगे, ठीक है। पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो इससे पहले कितनी टीमें थी? इससे पहले 32 टीमें थी इसमें हिस्सा लेती थी, ठीक है ना। तो पहली बार 48 टीमें इसमें शामिल हो रही हैं, याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1994 के बाद, 1994 के बाद जो है पहली बार, 1994 के बाद पहली बार उत्तरी अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में 1994 के बाद पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। और आप जान रहे हैं अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, 3 देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर आपसे कोई यह प्रश्न कर ले कि वर्ष 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता कौन है, बताइए। तो वर्ष 2022 का जो विजेता है वह कौन सा देश है? तो वह देश है अर्जेंटीना, ठीक है। वर्ल्ड कप का चैंपियन है वर्ष 2022 के, तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सभी आंसर के लिए देखिए यहाँ दिया गया है, आप यहाँ से आंसर मिलान कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आंसर इसमें गलत है, और वो कौन सा है मैं देख के आपको बता देता हूँ। वह 22 का जो आंसर है, 22 नंबर का, आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि 22वें प्रश्न को आप इसको 1-3 की जगह इसको 2-3 कर लीजिए, तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो वहां दिया गया है बॉक्स में वह भी सही हो जाएगा, उसको सही मान लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। साथ ही अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें, और आप हमें बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।